पिछले वीडियो में मैंने ओशो की बुक संभोग से समाधि की ओर को सेंटर में रखकर कुछ ये कहा था। इस बुक में एंटीनेटलिज्म का डायरेक्ट मेंशन कहीं नहीं है और न ही ओशो यहाँ पर बर्थ या रिप्रोडक्शन पर कोई क्लियर स्टैंड लेते दिखाई देते हैं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल, मैं दो जगह गलत हूँ। एक, ओशो बर्थ को नेचुरल बोलकर सपोर्ट कर रहे हैं पर पूरी तरह नहीं। दो, ओशो ने बर्थ पे कोई स्टैंड नहीं लिया है जबकि चैप्टर 9 पूरा पॉपुलेशन पे ही बात कर रहा है। बट मेरा पर्सपेक्टिव अभी भी स्ट्रॉन्ग है जब तक मेरे आर्ग्यूमेंट को कोई काउंटर ना कर दे। इस बार भी मैं ओशो के विचारों को काउंटर करूंगा। मेरा आज का भी टॉपिक वही है कि अगर ओशो जिंदा होते तो क्या वो बच्चे पैदा करने के सपोर्ट में होते? ओशो होते तो एंटीनेटलिज्म पे क्या सोचते? जब मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा तो मुझे बहुत से सवालों का जवाब मिला, नए पर्सपेक्टिव्स मिले और लास्ट में एक कंफ्यूजन। खैर, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ओशो बच्चा पैदा करने के सपोर्ट या फिर विरोध में नहीं थे, बल्कि वो महामानव पैदा करने पे जोर देते थे। ओशो की कुछ बातें एंटीनेटलिज्म की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो पूरे अगेंस्ट। हम इस वीडियो में पहले उस पर बात करेंगे जो सपोर्ट में है और फिर उस पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एंटीनेटलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो जरूर करता हूँ, बट मुझे सेक्स एंड रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं। केवल दूर होना चाहूँ इस दुनिया की भाग दौड़ से, कहीं वक्त न बिताऊं, करूँ खुद पे काम जोर से। मेरी मंजिल आसान नहीं, दूरी चाहूँ मैं इस शोर से, चारों तरफ है अंधेरा ताने। सबसे पहले ओशो मानते हैं कि हम में से 99% लोग प्लान्ड नहीं थे। हमारे माता पिता हमें चाहते नहीं थे, वो तो बस सेक्स का मजा ले रहे थे और हम गलती से आ गए। ओशो बिन बुलाए मेहमान, बाय प्रोडक्ट जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं बर्थ को लेकर। ओशो कह रहे हैं कि जब आप किसी को बुलाते नहीं और वो आ जाए तो आप उससे प्यार नहीं कर सकते। इसलिए आज दुनिया में माँ बाप और बच्चों के बीच इतना कलेश है क्योंकि हम क्रिएशन नहीं, हम माता पिता के बेहोशी का नतीजा है। और अगर तुम्हें लगता है कि अंधाधुन बच्चे पैदा करना कोई महान काम है तो रुको। ओशो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ते हुए कहते हैं कि जानवर बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्डम नहीं है, उनके पास विज्ञान नहीं है और नहीं उनके पास चेतना है। लेकिन इंसान जब ये करे तो ये कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता है। भाई, ये बात तो मेरे ही फेवर में है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ओशो यहाँ अपील टू नेचर नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि नेचुरल होना जानवरों का काम है। इंसान होने का मतलब है कि नेचर से ऊपर उठना, क्योंकि अगर हम बस बायोलॉजी के गुलाम बनकर बच्चा पैदा करते रहेंगे तो हम दुनिया को एटम बम से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। ओशो कहते हैं कि दुनिया में हिटलर या चंगेज खां जैसे लोग हमारी गंदी सेक्स लाइफस्टाइल के नतीजा हैं। यानी ओशो के हिसाब से अगर बिना प्यार के सिर्फ हवस या गुस्से में बच्चा पैदा किए गए तो वो समाज के लिए कैंसर ही बनेंगे। इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। सवाल है कि ओशो एंटीनेटलिज्म को सपोर्ट करते हैं? नहीं। ओशो कहते हैं कि भीड़, क्वांटिटी को खत्म करो ताकि क्वालिटी पैदा हो सके। वो पॉपुलेशन को प्रॉब्लम मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले के टाइम पे ज्यादा बच्चे करना सही था, बट अब नहीं। वो बच्चे को क्वालिटी लाइफ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में शायद वो किसी टेक्नोलॉजी से बच्चे करने के सपोर्ट में है। ओशो सेक्स को बर्थ से अलग करके देखने की बात कर रहे हैं, जो कि अगेन मेरे फेवर में है। 1960 से 70 के आसपास ओशो सारे धर्म गुरु के खिलाफ जाके बर्थ कंट्रोल पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते दिखाई देते हैं। वो गर्भ निरोध का सपोर्ट और कॉन्डम को वरदान बताते हैं। एंड अगेन ये मेरे सेक्स पॉजिटिव एंटीनेटलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते नजर आता है। अब एंटीनेटलिज्म पे डीप टाइप करने से पहले हम उन मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो ओशो की खुद की ही बातें खुद से कॉन्ट्राडिक्ट करती नजर आती है। ओशो बुद्ध और क्राइस्ट जैसों के लिए उनके माता पिता का अच्छे सेक्स का नतीजा बताते हैं। लेकिन क्या ये बुद्ध के सारे मेहनत का क्रेडिट उनके माता पिता को देना नहीं हो गया? मेरे एक दोस्त का यही सवाल था जब हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। ओशो पहले भी बोल रहे थे कि हिटलर और चंगेज खां जैसा लोग पैदा हुए माँ बाप के गलत सेक्स की वजह से। मुझे ये लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि क्रिमिनल्स एंड गुड पर्सन को हम उसके बर्थ से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और तो और ये बात ओशो के खुद के स्टोरी से कॉन्ट्राडिक्ट करते दिखाई दे रही है। वो इस बुक में एक स्टोरी बताते हैं। एक मासूम इंसान की पेंटिंग बनाई गई, फिर पेंटर ने कुछ साल बाद एक क्रिमिनल की पेंटिंग बनाई और वो क्रिमिनल वही मासूम इंसान निकलता है। ओशो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं कि हमारा चुनाव ही हमें बेहतर या फिर बेकार बनाता है। तो यहाँ पर माँ बाप के सेक्स स्टाइल से क्या लेना देना? क्या मतलब कि सेक्स के टाइम अगर माँ बाप मारपीट कर रहे हैं तो बच्चा WWE चैंपियन बनेगा? एनीवे, ओशो का कहना था कि या तो साइंस से जीनियस बच्चा पैदा करो या फिर मेडिटेशन से बुद्ध जैसे बच्चा को पैदा करो। ये एक्सीडेंटल कचड़ा पैदा करना बंद करो। बट ओशो का पॉइंट बिल्कुल क्लियर था कि जो नेचुरल है उसे कॉन्शियस बनाने में लग जाओ। मेरा सवाल अभी भी वही है जो पार्ट 1 में था कि ये बताओ कि अगर जो टेक्नोलॉजी से या फिर बुद्ध जैसे बच्चे पैदा होंगे तो क्या उन्हें सफरिंग नहीं होगी? तरह तरह की बीमारियां, डिजीज, अपनों को खोने का दुख या फिर एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर या फिर मौत का दर्द, इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जन्म देने वाले की ही हुई।
वेल इसका जवाब बुक में ओशो 2 हिस्सों में देते हैं। दुख, सफरिंग बाहर की घटना है, एक्सीडेंट में या फिर मौत में नहीं, बल्कि हमारे बेहोशी में है। जगे हुए इंसान जैसे बुद्ध के लिए मौत अंत नहीं अमरता है, इसलिए उसे दुख नहीं होता। और समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार हमें ऐसे इंसान देखने को मिलते हैं जहां वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सीरियस इंजरी या फिर सीरियस किसी डिजीज में, फिर भी वो हैप्पीली एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को। ओशो कह रहे हैं कि बुद्ध जैसे बच्चे को तुम दुख में नहीं घसीट रहे हैं, बल्कि उसे इमोरल होने का अनुभव दे रहे हो। उसके लिए मौत एक घटना होगी, दुख नहीं। उनका दूसरा पॉइंट है कि जीवन दुख नहीं है, जीवन एक अवसर है, और जो कि मैंने पिछले पार्ट में कवर किया था। ओशो कहते हैं कि इन्हें दुख मान लेना एक बीमार मानसिकता है। ओशो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अगर जो एक्सीडेंट और मौत देख रहे हो तो तुम एक बूढ़े दिमाग से सोच रहे हो। एक युवा दिमाग कभी भी जीवन को चुनौती और आनंद की तरह देखता है, दुख की तरह नहीं। वो कह रहे हैं कि असली जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम बच्चा पैदा ही ना करें, बल्कि यह है कि ऐसे परिस्थिति ही पैदा ना करें जहां पर बच्चा तड़प तड़प कर जिए। और साइंस का यूज करके हम उस तड़प को कम कर रहे हैं। उनके अनुसार अगर तुम एक बेहोश बच्चा पैदा करते हो जो मौत से डरता है, तो जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने उसे नर्क दिया। अगर तुम एक जागृत, कॉन्शियस और स्वस्थ बच्चा पैदा करते हो जो मौत को हंसकर स्वीकार कर सकता है, तो तुमने उसे जीवन दिया है, दुख नहीं। यानी ओशो के कहने के अनुसार पेन, दर्द अनिवार्य है, लेकिन सफरिंग, दुख ऑप्शनल है। ओशो की इन बातों से मैं सहमति दिखाता हूँ, बट उनके लिए जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए नहीं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और जो इस दुनिया में आए ही नहीं। क्योंकि जब हम पैदा हो ही चुके हैं तो हमें अपने पेन और सफरिंग को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें समझनी चाहिए। पर मेरा सवाल अभी भी वही था, क्या वो बच्चा पेन में आना चाहता है? क्या वो बच्चा सफरिंग और पेन को अलग मानना चाहता है? क्या वो बच्चा बुद्ध बनना चाहता है? क्या यहाँ पर बच्चे की कंसेंट है? और यकीन मानो मुझे इस बुक में इसी का जवाब खोजना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा। ओशो कहते हैं कि आत्मा पहले से अस्तित्व में है और जन्म लेने के लिए बॉडी खोज रही है। अब ओशो ऐसी बातें कर रहे हैं, हाँ वही ओशो जो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं हर एक बच्चे को नास्तिक बनाऊं, सवाल करना सिखाऊं। वेल मेरा दिमाग का पीनट दही बन गया। चलो थोड़ा साथ में समझते हैं। ओशो का कहना है कि आत्मा खुद माँ बाप को चुनती है। ओशो साफ कहते हैं कि जैसी माँ बाप की मानसिक स्थिति यानी वाइब्रेशन होती है, वैसे ही आत्मा खींची चली आती है। व्हाट द फन। ओशो ये भी कहते हैं कि जब तुम मेडिटेशन में होते हो तो तुम एक ऊंची आत्मा को इनवाइट करते हो। अगेन व्हाट द फन। जहां तक मैं समझने का ट्राई करूं तो मैं समझूंगा कि ओशो आत्मा किसी ऊर्जा को कह रहे हैं। वो सो कॉल्ड धार्मिक किताबों वाली बकवास नहीं। शायद ये वही वाली आर्ग्यूमेंट है जहां पर बोला जाता है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। या ओशो आत्मा कॉन्शियसनेस को बोल रहे हैं। एज एन साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट सोल ऑफ ब्रेन यानी माइंड का स्टडी करता है, बट ये कोई फिजिकल थिंग नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस है। अब सच क्या है? क्या हम सिर्फ एक शरीर हैं जो जबरदस्ती बनाया गया है, या फिर हम एक आत्मा है जो अपनी मर्जी से यहाँ आया है? और अगर हम आत्मा है तो कॉन्सेंट का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि चॉइस हमारा ही था। ऑब्वियस सा बात है, अगर आत्मा बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ मर्जी की कोई बात ही नहीं होगी। बट रुको, मैं यहाँ भी लॉजिक खोजूंगा। अगर आत्मा बॉडी टू बॉडी जा रही है तो जब पॉपुलेशन बढ़ी मतलब बॉडी भी बढ़ी होगी, और जब बॉडी बढ़ी तो इन बॉडी में घुसने के लिए ये एक्स्ट्रा आत्मा कहां से आ रहे हैं? जानवरों और पेड़ पौधे वाले आत्मा। अगर मैं इस बात को भी मान लूं, फिर भी मेरा सवाल होगा कि आत्मा एक ऊर्जा है जो बॉडी में आने के बाद एनवायरनमेंट से घुलने मिलने के बाद सब कुछ भाषा, रहना, चेतना ये सब पाता है। तो जब पूरी कॉन्शियसनेस बॉडी डेवलप होने के बाद ही हो रही है तो ये ऊर्जा की मर्जी कहाँ हुई? ये ऊर्जा वापस पेड़ पौधे या फिर जानवरों की बॉडी में जाए तो क्या नेचर नहीं चलेगा? जवाब तुम्हें भी पता है, ह्यूमन बॉडी को ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए अभी के टाइम पे। और अगर आत्मा एग्जिस्ट इस तरह नहीं करता जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे तुम्हारे द्वारा बनाए गए आनंद समाधि अवसर से क्या लेना देना। इस बुक ने मुझे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिया और बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस। इस बुक में एक चैप्टर मतलब ओशो का एक दिन का प्रवचन, और इसी में उन्होंने आत्मा परमात्मा जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया है, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा क्योंकि वो डिटेल्ड वे में नहीं थे। उन्होंने इन बातों का कोई भी एक्सप्लेनेशन या फिर एविडेंस को डिस्क्राइब नहीं किया। बुक का पूरा फोकस सेक्स को कॉन्शियसनेस में बदलने पर था। साथ ही ओशो इसमें पुनर्जन्म जैसा वर्ड भी यूज करते दिखाई देते हैं बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। तो ओशो का ये आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म का सफर हम फिर किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मैं इसमें डीप घुसने का ट्राई करूंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अब तक के एक्सप्लोरेशन का। हमने अब तक एक्सप्लोर किया ओशो की बातें एंटीनेटलिज्म को सपोर्ट करता है अगर बात आम इंसान की हो रही है। ओशो सेक्स पॉजिटिव एंटीनेटलिज्म का सपोर्ट करते हैं। बेहोश आदमी, आम आदमी बच्चे ना ही करें तो बेहतर है, पर जब ये आम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो ओशो की विचारधारा उल्टी धारा में बहने लगती है। मेरा जाते जाते यह ओपिनियन है कि अगर ओशो का सामना किसी एंटीनेटलिस्ट से होता तो शायद वो भी एंटीनेटलिज्म पे अग्री करते। बाकी आप इन मुद्दों पे क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखो, वहां हम डिस्कस करेंगे।